स्वागत है आप सभी का। और लास्ट वाले वीडियो में 65 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आज की इस वीडियो में हम 66 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। किसी धातु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पाइसन अनुपात दे रखा 0.20। यदि अणुओं के बीच की औसत अंतरा आणविक दूरी 3 एंगस्ट्रॉम हो तो अंतर परमाणविक बल नियतांक कितना होगा। तो अगर इंग्लिश में कहें तो द बल्क मॉडुलस ऑफ द मेटल इज 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द पॉइसन रेशियो 0.20। If the average intermolecular distance between the molecules is 3 angstrom, then the intermolecular force constant will be। काफ़ी सरल है, लेकिन इसको लिए आपको फार्मूला आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपका जो फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक होता है उसका, और आपका यंग मॉडुलस हुआ, और अणुओं के बीच की अंतर परमाणविक डिस्टेंस जो होती है R0 इसके बीच में ये संबंध होता है। और वहीं पर अगर के की बात की जाए तो के का भी मान अगर आप यहाँ से निकालें, ठीक है ना, तो के का मान जो अगर यहाँ पर रखें तो ये वैल्यू जो बराबर होके आनी है आपके पास में, किसके बराबर आएगी 3b, और यहाँ पर b बल्क मॉडुलस का काम करेगा, और 1 - 2 सिग्मा इंटू R0, ठीक है। R0 यहाँ पर उसकी रेडियस है। तो इस फैक्टर की आप इससे तुलना कर सकते हैं। यहाँ से y का जो मान है, ठीक है ना, y की जो वैल्यू है 3b ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा के भी बराबर हो सकती है। तो इस बात को सभी ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है इसके बारे में पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता रहा है इससे, तो उसको आप किसी भी तरह से मिस नहीं करेंगे। कहने का मतलब मैं इसे अच्छे नंबर देना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, बी का मान लगाएंगे तो बी का जो मान दे रखा है 3 का मान 10⁻10 बल्क मॉडुलस है 3, ठीक है। बी का ये मान हुआ, और 1 - 2 सिग्मा, 2 सिग्मा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है आपके पास में 0.2 लगाएंगे, और साथ में ही मल्टीप्लाई करेंगे R0 का जो मान दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम, यानी 3 × 10⁻−10। ये फार्मूला लगाना और आगे आपको करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में 10⁻−10 को प्लस की 10 से कैंसिल कीजिएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9, और 1 - 2 का मतलब 1 - 2 × 0.4, ठीक है। ऐसे रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास में बच रही है यानी 9, और ब्रैकेट में 1 - 0.4, 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.6, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 6 = 54, और डेसिमल एक बाद है तो 5.4। तो यहाँ पर आया 5.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। गुब्बारे में 4 वायुमंडलीय दाब तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1500 घन मीटर या मीटर क्यूब हीलियम है -3 डिग्री टेम्परेचर पर, तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का आयतन हो जाता है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो ये 100% क्वेश्चन में भी आप इसको शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका बहुत ही बहुचर्चित फार्मूला P1V1/T1 दिस इज इक्वल्स टू P1V1/T1, और ये इक्वल होगा P2V2/T2 के, ठीक है। तो केवल आपको वैल्यू प्लेस करनी है। पूछा गया है आयतन के बारे में, V2 का मान पूछा गया है, तो V2 का मान निकालने के लिए ये सब मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी T2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लीजिएगा, और T2 के P1 के साथ में यहाँ पर P2 मल्टीप्लाई में लिखिएगा, ठीक है। बाकी सबके मानों को लगा के देखिए। तो यहाँ पर V2 बराबर आप लिखेंगे V2 दिस इक्वल्स टू किसके होगा P1, ठीक है। तो P1 का मान कितना दे रखा 4 वायुमंडल, ठीक है, 4 वायुमंडल। उसके बाद में आता है आपका V1, तो V1 का मान कितना है 1500, ओके, इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है आपका। तो यहाँ पर ऊपर जो आएगा आपका T2 आएगा, T2 का मतलब -3, तो 273 में जब आप माइनस का 3 ऐड करेंगे तो आपके पास में बचेगा 270, तो 270 इधर, और अपॉन में जो आना था उसके क्या आना था T1 और P1। तो T1 का मान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड करेंगे इसमें, तो सीधा सीधा आपके पास में 300 आएगा इंटू 2, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब कितना है 2 है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिएगा, 3 5 15 होगा, और यहाँ पर आप 2 से ये 2 टाइम काटेंगे, 5 2 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700, ठीक है। इतना 2700 घन मीटर या मीटर क्यूब जो है आपका आंसर आएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा पहला वाला 67 का 2700 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68 पर। एक आदर्श द्विस्लिट प्रयोग में जब एक स्लिट से निर्गत प्रकाश के मार्ग में टी मोटाई एवं 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट रख दी जाती है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा हो, तो प्रारंभिक केंद्रीय दीप्त फ्रिंज वाले स्थान पर तीव्रता अपरिवर्तित रहती है प्लेट का न्यूनतम मोटाई, ठीक है ना। तो ये स्लिट का प्रयोग, डबल स्लिट का प्रयोग, एकल स्लिट का प्रयोग सभी लोगों ने देखा था कि एक सोर्स लिया था, ठीक है, उसके आगे दो S1 और S2 दो सोर्स बनाए थे, ठीक है ना, और इससे D डिस्टेंस पर, कैपिटल D डिस्टेंस पर एक पर्दा रखा गया था, और इस पर्दे पर हमको सेंट्रल फ्रिंज मिलती है, केंद्रीय फ्रिंज मिलती है, और केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ पर
आपको कोई भी एन वी फ्रिंज आपकी दीप्त या अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन में वही आर्टिकल है कि अगर इसमें से किसी एक के सामने आपने क्या कर दिया, एक टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक वाली अगर प्लेट रख दी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी, ठीक है ना, उसकी मोटाई कितनी होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट का है, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको ध्यान दिला रहा हूँ। आप जरा क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and of thickness t is introduced in the path of the interfering beams। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है फ्रॉम वन स्लिट एंड द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन अनचेंज्ड द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज। ठीक है, तो जो प्लेट रखी गई है उसकी मोटाई इसमें पूछी गई है, तो इसमें सीधे सीधे जो फार्मूला हम लोगों को प्राप्त होता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, तो वो होता है आपका डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है ना, तो यहाँ पर और इसमें दोनों ही फार्मूले हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला फार्मूला जो हमको मिलता है डी लैम्डा अपॉन 2d, 2d जो है ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। ठीक है, S1 और S2 जो उसके सब स्लिट जब सब सोर्स ऑफ लाइट बनाए गए थे, ठीक है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस को 2d रखा जाता है। ठीक इसी तरह से आपका जब उसके बीच में म्यू अपवर्तनांक की प्लेट रख देते हैं थिकनेस टी की, तो उसका फार्मूला बनता है डी ब्रैकेट में म्यू -1 इंटू टी अपॉन 2d। ठीक है, दोनों में ही 2d आता है। तो जितने भी कैंडिडेट इस समय चैनल के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनसे प्लीज़ मेरा कहना है कि आप अपने पास नोटबुक अवश्य रखा करें और जो भी मैं लिखा करूँ उसको प्लीज़ लिख लिया करिए। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी होगी ऐसा मेरा मानना है। और आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे कर भी रहे होंगे। ठीक है ना, तो 2d से 2d कैंसिल कीजिएगा, d से d को कैंसिल कीजिएगा। यहाँ पर केवल आपके पास फार्मूला जो बचेगा वो बचेगा लैम्डा और इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू टी। टी का मान पूछा गया यहाँ पर, तो टी इक्वल्स टू आपके पास में क्या मिलेगा, टी इक्वल्स टू आपके पास मिल जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू -1। ठीक है, तो कितना जटिल क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, तो उसकी जटिलता केवल उसकी नॉलेज में छुपी हुई है। तो यहाँ पर लैम्डा का मान भी आपको गिवन नहीं है, लैम्डा के टर्म्स में आपको वैल्यू पता करनी है, तो लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू लगा दीजिएगा। म्यू की वैल्यू 1.5 -1 है, तो आप भाग लगाएंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 का मतलब हो गया 2 लैम्डा। ठीक है, 0.5 से पॉइंट बढ़ाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा और 10 को 5 नीचे से कैंसिल, समझ में आ रहा है ना सभी के। यहाँ से 0.5 बचेगा, तो लैम्डा अपॉन 0.5। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव की जगह ऊपर 1 लिखोगे और एक 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2 लैम्डा मिलेगा, जो कि सही आंसर है आपका, आंसर नंबर 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 पे। मेंडल पे आ गया मैं, थोड़ा बायोलॉजी में जाने की कोशिश है, नहीं है। मेल्डी का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो मेल्डीज एक्सपेरिमेंट इज़ फॉर्म्ड टू। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन इतने आसान होते हैं, तो मैं गुरुत्व त्वरण ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता, समुद्र की गहराई नापने के लिए नहीं किया जाता, अंतरिक्ष आणविक दूरी के लिए नहीं किया था, किसके लिए जाता है, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए किया जाता, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी सरल क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में जो पेपर बनाया सेटर होता है, वो पेपर इसीलिए सेट किया जाता है कि हर तरह का कैंडिडेट बैठेगा और उसमें जो भी आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, तो मेरिट का बेस इसी तरह रखा जाता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन तो सभी लोग कर पाएँ और कुछ विशेष लोग ही कर पाएँ। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, करते चलें। एक स्थिर गाड़ी की छत से लटके एक दोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी है। जब गाड़ी एक समान त्वरण ए से गतिमान होती है तो इसका दोलनकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कितना होगा, अप्रभावित रहेगा या अनंत हो जाएगा। अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज़ अ टाइम पीरियड कैपिटल टी व्हेन द ट्रेन इज़ एट रेस्ट। ठीक है, तो जब ट्रेन रेस्ट में है तो उसका जो कैपिटल जी है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही कार्य कर रहा होगा। ठीक है, और जब वो एसेलरेशन ए से चलने लगेगी, ठीक है, यह मान के चलिए इस दिशा में चल रही है तो एसेलरेट होने लगी इस दिशा में, तो अब जो उसका आवर्तकाल है वो कितना होगा। तो पहले ये जो सरल लोलक है वो आवर्तकाल कर रहा है, ऑसिलेटिंग है, पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑन द ट्रेन। ठीक है ना, व्हेन अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म ऑसिलेशन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो जो दोलन करता हुआ आपका सरल लोलक है, ठीक है, उसका त्वरण बढ़ेगा घटेगा या करेगा, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इफेक्टिव रहेंगी। जो जब सस्पेंडेड था, मतलब रुकी हुई ट्रेन थी, उस समय केवल कैपिटल जी काम कर रहा था, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो स्मॉल जी काम कर रहा था, और यहाँ पर जब त्वरण ए से चलने लगी तो इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसके जो त्वरण हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या निकलेगा, A² + G² के बराबर। ठीक है, 90 वाला फैक्टर जो होगा वो खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लगाएंगे T = 2π√L अपॉन, ठीक है ना, L/G होता है वैसे तो, लेकिन अब G के प्लेस पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, A² + G² का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपॉन में उस राशि को बढ़ा दिया। जब अपॉन वाली राशि को बढ़ा दिया जाता और कैपिटल टी आपके सामने ने, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये वाली वैल्यू जब बढ़ेगी आपकी
जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब वैल्यू बढ़ेगी तो ये टी का मान आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है आपका नंबर 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पृथ्वी के परतः वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा का मतलब उसमें गतिज और स्थिर ऊर्जा ई नॉट दोनों शामिल हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है ना, तो अगर इंग्लिश में अगर कहें तो ये है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज ई नॉट, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो यहाँ पर थोड़े फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें, दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए केपलर वाले चैप्टर में से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में से दोनों प्रश्न आसपास ही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासतौर से ये वाले टॉपिक। एक तो आप ये जो अगला प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल एनर्जी की बात करिए, तो टोटल एनर्जी का जो मान है ई नॉट, ई का मान, ठीक है, ये क्या होता है 1/2, ये इक्वल होता है GMEM अपॉन RE, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। वहीं पर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। के का मान पॉजिटिव होता है 1/2 आपका होता है GMEM। इसमें भी सब वैल्यू सेम है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बस इसमें रहता है GMEM, लेकिन आज वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया RE। और इसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यू का मान बात करें, यू से उसे दिखाते हैं, तो यू का मान कितना होता है आपका, माइनस में होता है, माइनस का GMEM अपॉन RE। तो इसमें 1/2 नहीं आता, बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इसमें आपका 1/2 नहीं आएगा, बाकी दोनों ही कंडीशन में आपका 1/2 आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर U और E को ज़रा देखिए, U और मतलब E को अगर आपको U में कन्वर्ट करना है तो 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 नहीं आने के लिए क्या करो कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 का ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल क्या बचेगा, माइनस का GMEM अपॉन RE रह जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2E के बराबर हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, तो 2E नॉट, तो ये वाला जो मान है वो किसके बराबर होगा, आपका आंसर दिखाई दे रहा है, आंसर नंबर 3 इसका है 2E नॉट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर 72 पे, ये पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो कितने वर्षों, तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहना चाहूँगा, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को 100% श्योर करके लगा लीजिए। तो यहाँ पर सूर्य केपलर का थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना, इसमें कोई भी इसमें चूक ना करिएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको लगाना है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल R की पावर Q, तो यहाँ पर आपको बस करना ये है कि T1 R1 अपॉन T2 और R2, ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर का निशान लगा लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा R2 का Q। इस रूट को अगर स्क्वायर को अगर हटा दो तो यहाँ पर बन जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 की पावर R1 अपॉन R2 की पावर Q आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको R1 अपॉन R2 की पावर Q लिख दीजिएगा और अब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए। तो पहले दूरी थी R और वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, ठीक है ना, आधा डिस्टेंस उसको कर दीजिए। तो आधा करने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर R1 की जगह केवल R लिखिए और इसको कर दीजिए आधा, यानी R/2। R/2 जब करेंगे तो Q लगा हुआ, ठीक है, Q बाहर लगा रहती तो हर कार ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा T1 अपॉन T2 एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके, आपके पास अंडर रूट 2 का Q कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास में 8 होगा। 8 को आपको लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 √2 इसको लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे आपने किया T1 अपॉन T2 और दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 √2, ऊपर की तरफ आया था, सॉरी, इसी तरह की गलतियाँ हो जाती हैं तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करा करिए। तो ये वैल्यू आपके पास में मिली 2 √2, ठीक है। अब जरा यहाँ पर हमें T2 का मान निकालना, और T1 का मान कितना होता है आपको सभी को पता है 365 होता है, 365। और जब T2 का मान निकालेंगे तो 2 √2 यानी 1.414 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा और यहाँ से मान किसका मिलेगा आपको, T2 का मिलेगा। तो यहाँ से T2 का जो मान आपको मिलने वाला वो वैल्यू आपके पास में आएगी 129 डेज के आसपास, ठीक है, 129 दिन के आसपास आपको मिलेगा। और जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सभी लोग लगाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट किया करिए और बताया करिए कि आप लोगों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। ये अभी सिद्धता तो आपको जब परीक्षा में आप बैठेंगे ना तब पता चलेगा, ठीक है ना। उसके लिए कोशिश कीजिए, सभी वीडियोज़ जितने भी मेरे अवेलेबल हैं उन सबको एक निगाह से देख के ज़रूर जाइएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा प्लेलिस्ट में मेरे 12th क्लास के लिए, ठीक है, 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, वो मैंने टिपिकल ही छाँटे थे बच्चों के लिए, ठीक है। और मैं यही उम्मीद नहीं, इस बात को श्योर मानिए, जिन्होंने भी टेस्ट पेपर दिए हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि पीजीटी के पेपर में मोस्टली 12th का जो सिलेबस है 60 to 70% वही आता है। तो सब ये वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ 12th के यूपी बोर्ड के लिए सेक्शन जो बना रखा है उसको ज़रूर देख लीजिए।
स्टार्टिंग की वीडियो ना देखिएगा, लेकिन अभी बाद की जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ बोर्ड के पर्पज़ से या फिर कंपटीशन के लिए, वो काफ़ी अच्छे हैं, टू द पॉइंट मैटर है। हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है, बोर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द बोर्स स्टेबल ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन इज स्मॉल आर, द रेडियस ऑफ बोर सेकंड ऑर्बिट इज। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला आर एन का मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आपके पास में आर एन आता है और यहाँ पर क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू आर नॉट के बराबर होता है। ठीक है, आर या आर वन आता है, यहाँ पर आर वन मान लीजिए, है ना, या आर नॉट लेके चलिएगा, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम के लगभग वो इसकी वैल्यू होती है, वो है ना। तो यहाँ पर जब वो दूसरी कक्षा के लिए कह रहा है तो n इक्वल्स टू आप क्या प्लेस करेंगे, 2 को प्लेस करेंगे, और 2 की जगह आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4r1। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है, आपका है आंसर नंबर 4। ठीक है, 73 का 4 ही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 पे। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम बाह्य ऊर्जा स्तर में आयनित कर देता है, परमाणु से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द फोटोन ऑफ एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइज द हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग फ्रॉम द एटम विल बी। ठीक है ना, तो पहले तो ये देखो कि जो एनर्जी उसको फोटोन को लोअर स्टेट से, है ना, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपके जितनी एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस वैल्यू को सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। और इतनी एनर्जी को तो उसको चाहिए आयनाइजेशन के लिए, और कितनी एनर्जी उसको दी थी, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको दी थी। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो सीधा सीधा आपको केवल माइनस करना है। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जो आंसर आपके पास में आएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और जो आपका सही आंसर है, आंसर नंबर आपका 4। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर आप से इसको टिक लगाएंगे, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 75 पर। एक गोलाकार कृष्णिका जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है 500 के ताप पर 450 वाट शक्ति विकिरित करती है, यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो ताप को दोगुना कर दिया जाए तो विकिरित शक्ति वाट में कितनी होगी? A spherical black body with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power at the temperature of 500 K. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated is what would be. ठीक है, कितना होगा? तो उसके लिए यहाँ पर सीधा फॉर्मूला आप लोगों को बता दें, और इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये वाला, और ई प्रोपोर्शनल सिग्मा टी की पावर 4, ये वही है। ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, एक ही क्वेश्चन है। जब पावर की हम बात कर देते हैं तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि ई इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 एरिया इंटू टाइम। ये पूरा फार्मूला का मूल रूप ये है भाई। ठीक है ना, ये विकर्ण का, स्टीफन का विकर्ण संबंधी नियम भी इसको हम लोग कहते हैं, ये वही फार्मूला है। अगर इस टी को ई के नीचे ले लें तो ये पी बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बन जाएगा पी, तो ई अपॉन टी इतनी पावर उसकी रेडिएट हो रही है। ओके, तो सिग्मा टी की पावर 4 बचेगा, और इस को आपको लिखना है त्रिज्या के पदों में। तो एरिया दे रखा है तो उसको आप क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर के पदों में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो आपका टेम्परेचर में दे रखा है और रेडियस में दे रखा है। ठीक है ना, रेडियस और आपके टेम्परेचर में चेंज है। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपके ध्यान रखना है। P1 एक फार्मूला बनाना है आपको, P1 T1 और R1 के लिए। इसी तरह से P2 T2 और R2 के लिए फार्मूला लिखते हैं। आइए, तो इसमें सबसे पहले आपने लिखा P1, ठीक है ना, P1 अपॉन P2 लिखेंगे, और P1 अपॉन आपका P2, ये ऊपर वन वाला। तो जैसे फार्मूला मैंने बताया, सिग्मा दोनों में ही आएगा, सिग्मा सिग्मा 2 तो करेंगे नहीं क्योंकि दोनों क्या है आपके कांस्टेंट हैं। इसी तरह से आपके पास में आएगा सिग्मा T1 की पावर 4 और पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, नीचे आएगा आपका T2 स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट है उन्हें हटा दीजिए, सिग्मा से सिग्मा हटाइए, आपका पाई से पाई हटाइए। P1 की जगह आप लिखेंगे 450, 450 दे रखा है। P2 का मान पता करना है, और T1 का मान आपने लिखा, T1 आपका 500 है और कह रहा है उसको डबल कर दिया जाए। ठीक है, तो नीचे वाले को T2 को उसका डबल कर दीजिए, यानी 1000। पावर कितनी लगानी है बाहर, 4 लगानी है, और रेडियस पे आ जाइए, रेडियस कह रहा है डबल करनी है। ठीक है, आधी करनी है। ठीक है ना, तो पहले वाली कितनी थी, 12 थी, और अब कितनी करनी है, उसको 6 करना है, 6 हाफ कर दिया, और उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। अब आपको केवल कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 की पावर 4 यानी 16 तो यहाँ से मिलेगा, और 6 2 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर मिलेगा, तो इसको आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ 450 अपॉन P2, और दिस इज इक्वल्स टू 116, और जो 16 बचा था ऊपर आ रहा था कितना, 4, 4 से काटा है, 4 4 जा 16, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो P2 दिस इक्वल्स टू कितना आपका 1800। ठीक है, 1800 वाट, ये आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका है क्वेश्चन आंसर नंबर 4, 1800 वाट। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे साथ लगातार करते रहिए। चलिए, अब हमारा समय यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।